हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि सॉल्ट मार्च या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ उसके बाद के जो इवेंट्स थे, राइट, वो हम देखेंगे। तो अगर आपसे देखा जाए तो 30 से लेके 40, मतलब 30 से 40 मतलब 1930 से लेके 1940 तक के जो इवेंट हुए वो इस आप देखोगे लेक्चर में मैं ज्यादा से ज्यादा कवर करूंगा। अगेन ये मैं हाईलाइट करूंगा कि मेरा फोकस एनसीईआरटी पे रहेगा, तो कुछ कुछ जो इवेंट्स एनसीईआरटी में डिटेल में मेंशन नहीं है मैं ठीक है उसकी हाईलाइट दे दूंगा, लेकिन ज्यादा उसके अंदर नहीं घुसूंगा उसका। आप अगर कभी भी चाहते हो सेपरेट वीडियो में बनाऊं, कमेंट सेक्शन में आप वो वाला टॉपिक मेंशन कर दीजिए, आपके लिए वीडियो आ जाएगा। तो फ्रेंड शुरू करते हैं। यहाँ पे सॉल्ट मार्च जो था वो आपने देखा कि इंपॉर्टेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं कितनी ज्यादा थी। अब उनके तीन मेन रीजंस लिख देते हैं और ये अपने नोट्स में आप शॉर्ट सा बना लेना दोस्तों। कि पहला रीजन, पहला पॉइंट जो लिखोगे लिखोगे अपने नोट्स में, वो है वर्ल्ड अटेंशन। बस इतना लिखना, वर्ल्ड अटेंशन, ठीक है। पहला जो है, फर्स्ट इट वाज द इवेंट दैट सो फिर से मैं रीड कर देता हूँ। इट वाज दिस इवेंट दैट फर्स्ट ब्रॉट महात्मा गांधी टू वर्ल्ड अटेंशन, राइट, ठीक है। द मार्च वाज वाइडली कवर्ड बाय यूरोपियन एंड अमेरिकन प्रेस। हमने देखा था टाइम मैगजीन में जो बातें कही गांधी जी को, पहले कैसे उनका मजाक उड़ाया, उसके बाद कितनी तारीफ करी, वो हम देख चुके हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट दोस्तों को देखते हैं। सेकंड, इट वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच द वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। तो सेकंड पॉइंट में लिखो लार्ज वुमेन पार्टिसिपेशन, बस, ठीक है। इसमें एक नाम जरूर लिख लेना, सोशलिस्ट एक्टिविटीज सच एज कमला देवी चट्टोपाध्याय जो थी, had persuaded Gandhi not to restrict the protest to men alone। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जो मैडम थी, फ्रीडम फाइटर, काफी इंपॉर्टेंट नेम है, याद रख लीजिए, क्योंकि ये वो वन ऑफ दोज नेम है जो लोगों को याद नहीं रहती। एग्जाम में लिखे होगी तो इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। तो सोशलिस्ट एक्टिविस्ट थी और इन्होंने परसुएट करा था गांधी जी को कि अपना जो प्रोटेस्ट है वो मैन तक मत रखिए। Kamala Devi was herself one of the numerous women who courted arrest by breaking the salt और liquor laws। तो यहाँ पे देखो liquor laws और salt laws टूटे। याद रखिए जब जब ये मूवमेंट होंगे ना गांधी जी के, एनसीएम हो गया, ये वाला मूवमेंट हो गया, या क्विट इंडिया मूवमेंट होगा, तो वुमेन जो है वो रोड पे आ जाएंगी, नॉट अगेंस्ट जस्ट इंग्लिश मैन बट अगेंस्ट देयर हस्बैंड्स ऑल्सो। स्पेशली जब वो उनके हस्बैंड उस केस में, जैसे वो क्या होता था, लिक्वर वगैरह पी के, दारू वगैरह पी के घर में डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, तो उसका यहाँ पे आप दिखेगा कि वुमेन ने काफी लार्ज नंबर में उस चीज का विरोध करा था। और ये आपको दिखेगा, तो हर बार आप लिख सकते हो कि, हर बार मतलब एनसीएम में भी लिख सकते हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी लिख सकते हो, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी लिख सकते हो कि वुमेन ने प्रोटेस्ट करा अगेंस्ट लिक्वर लॉस, ठीक है। तो वही था, लिक्वर लॉस का आप समझ ही सकते हो, डोमेस्टिक वायलेंस करते थे। थर्ड लिख देते हैं। थर्ड एंड परहैप्स मोस्ट सिग्निफिकेंट, इट वाज द सॉल्ट मार्च which forced upon the British the realization that their Raj would not last forever and they would have to devolve some power to the Indians। तो अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि अगर हमें, हमारे पास अब दो चॉइसेस हैं, या तो इंडियंस को थोड़े थोड़े मतलब उनको, या तो हम अपने एक्ट्स ऐसे बना दें, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दें कि इंडियंस को हम कुछ पावर्स दे दें, ठीक है, तो हम कुछ सालों तक टिक जाएंगे। मतलब देखो अंग्रेज समझ गए थे कि ज्यादा साल तक तो हमें टिकना ही नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया था, उनको अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि लोग जो है वो समझ गए हैं उनमें, एक आप कह सकते हो एनलाइटनमेंट आ गया है उनमें, नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई है, ठीक? ये सब आप वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, एनलाइटनमेंट, नेशनलिज्म की फीलिंग आ चुकी है लोगों में, अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, पढ़े लिखे वाली बातें कर रहे हैं लोग, राइट। तो ज्यादा दिन तो हम नहीं टिकेंगे। अगर हमने इंडियंस को कुछ भी नहीं दिया तो ऐसा होने वाला है कि एक दो साल में ही शायद हमारा पत्ता साफ हो जाए और 1930 1935 इस तक हमें भारत को छोड़ना पड़ेगा। या दूसरी चॉइस ये है कि कुछ कुछ बेनिफिट्स दे दो इंडिया को और हम अपना थोड़ा सा शासन और बढ़ा लेंगे, राइट। तो अंग्रेजों ने इसके लिए आपको दिखेगा कि काफी बेनिफिट्स दिए। 1935 का एक्ट आप अगर देखो तो उसमें जो प्रोविंसेस हैं उनमें काफी ज्यादा पावर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनको मिली। इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एमएलए जैसे हो गए ना, एमएलए के इक्विवेलेंट जो हो गए। आई होप एमएलए तो पता होगा, राइट। एमएलए वो होते हैं जो स्टेट में चूज होके आते हैं। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो जिनको वोट करते हो आप, वो एमएलए होते हैं, और एमएलए में से ही एक चुन के सीएम बनता है, राइट। ये सब चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। तो बात ये है कि उसी का आप इक्विवेलेंट मान लो एमएलए 1935 में, ठीक है। उनको काफी ज्यादा पावर्स आपको दिखेगा मिलेंगी। तो आप इसमें इंग्लिश में ये लिख सकते हो कि प्रोविंसेस को पावर मिली या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली, बस बात खत्म, ठीक है। इंग्लिश में इतना लिख के आ गए, मामला खत्म। लेकिन समझ में आनी चाहिए ये सब चीजें, समझ में नहीं आएगा तो मजा भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, और आंसर में कहीं ना कहीं झलक जाता है फिर, ठीक है।
तो आई होप ये पॉइंट्स, आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें तो ये अंग्रेजों को समझ में आया, और आपको दिखेगा कि भारतीयों को वो काफी ज्यादा राइट्स वगैरह देंगे, राइट। काफी ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा ही है। आप इमेजिन नहीं कर सकते ऐसी चीजें ना, मतलब अगर 1909 एक्ट का देखो, 1919 एक्ट देखो, तो ये चीज है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टू दैट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वीन्ड अ सीरीज ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इन लंदन। तो अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो वन हुई थी, उसमें अंग्रेजों ने कांग्रेस और गांधी जी को इनवाइट नहीं करा था। सेकंड में उन्होंने इनवाइट करा कि कुछ ना कुछ तो पावर्स देनी पड़ेगी, तो गांधी जी इंग्लैंड गए थे। द फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन नवंबर 1930। ये नोट्स में लिख लो। बट विदाउट द प्री एमिनेंट पॉलिटिकल लीडर इन इंडिया, thus rendering it an exercise in futility। तो इंपॉर्टेंट लीडर्स जो थे इंडिया के, वो 1930 नवंबर में नहीं हुए थे। इस टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। गांधी जी जो है जेल से छूटे 1931 जनवरी में। ठीक है, ये सब इवेंट्स थोड़े से दिमाग में होने चाहिए दोस्तों। समझ जाओ कि अर्ली हाफ ऑफ 1931 में गांधी जी छूट गए। वैसे तो जनवरी याद रखो, जब उनकी डेथ हुई थी, ऐसे करके कुछ याद रखो, है ना। एंड द फॉलोइंग मंथ हैड सेवरल लॉन्ग मीटिंग्स विद वायसरॉय। तो गांधी इरविन पैक्ट सॉल्व हुआ था यहाँ पे। दिस कल्मिनेटेड इन व्हाट वाज कॉल्ड द गांधी इरविन पैक्ट। ये वो हो गया। इरविन कौन है? वायसरॉय। गांधी, गांधी आप जानते ही हो। बाय द टर्म्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसको बंद कर दिया। सारे प्रिजनर छोड़ दिए गए, ऑल प्रिजनर्स। एंड सॉल्ट मैन्युफैक्चर अलाउ कर दिया गया अलोंग दी कोस्ट। देख रहे हो कितनी बड़ी बात है। यहाँ ऑल प्रिजनर्स लिखा है। ऑल प्रिजनर्स का मतलब ये नहीं है कि जेल के ताले खोल दिए और बाहर आ जाओ। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्ड ऐसा हो गया है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगेगा। इस टाइम में मैं बता दूं आपको, जेल में भगत सिंह भी थे, वो नहीं छूटे थे। ठीक है। तो तो मतलब बात ये है कि जिन पे छोटे मोटे मामले हैं, कि जिनको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए अरेस्ट करा गया, स्टूडेंट जो स्कूल नहीं जाते थे, लॉयर्स ने जिन्होंने कोर्ट का मजाक उड़ाया, उन सबको जो अरेस्ट करा था, उन सबको छोड़ दिया। बड़े बड़े प्रिजनर्स को नहीं छोड़ा। ठीक है। द पैक्ट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय रेडिकल नेशनलिस्ट। ये देखो, अब गांधी जी की बुराई होगी काफी। और गांधी जी वाज अनेबल टू ऑब्टेन फ्रॉम द वॉइसरॉय कमिटमेंट टू पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फॉर इंडियंस। तो इंडियंस नाराज हो गए कि यार, हमने तो अभी बात करी थी 1929 में कि लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था कि इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और गांधी इम्पैक्ट करके आ गए, जिसमें कोई बात ही नहीं है ऐसी। ही कुड ऑब्टेन merely an assurance of talks towards the possible end। गांधी जी सिर्फ बातें करके आ गए कि यार, हाँ जी, हाँ जी, हम आपको देंगे देंगे। अंग्रेज ने बोला, गांधी जी उल्लू बन गए इसमें। तो ये पॉइंट था रेडिकलिस्ट का। वो ज्यादा खुश नहीं हुए थे। बट गांधी जी समझते थे कि एक हमें एक एक स्टेप लेके करना होगा, राइट। एक एक स्टेप लेके करना होगा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एक और अंडरस्टैंडिंग देखिए यहाँ पे आपको समझनी होगी गांधी जी की, कि अगर हमारा देश 1920 1910 में आजाद हो जाता ना, तो शायद हमारा देश इतना बड़ा देश होता ही नहीं, इसके बहुत सारे हिस्से होते हैं। तो देश में वो नेशनलिज्म ओवरऑल, और लोगों में अंडरस्टैंडिंग, देश को कैसे चलाना चाहिए, ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको दिखेगा कि धीरे धीरे डेवलप हुई है 1920 1930 1940 इन सालों में। और आपको दिखेगा कि लीडर्स भी ऐसे ऐसे क्रिएट होंगे जो देश को आगे चला पाएंगे। ठीक है, 1947 में देश आजाद हुआ, तो हमारे पास बड़े बड़े लीडर्स थे, सॉलिड लीडर्स थे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारी वाइडली लार्ज, मोर देन 50% पॉपुलेशन जो थी इलिटरेट थी, तब भी हमारे लीडर्स ने सब कुछ चला लिया और आजाद हो गया। जब देश आजाद हुआ था, तो ब्रिटेन में काफी राइटर्स ने लिखा था कि कुछ साल चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा। डेथ सर्टिफिकेट लिख दिए थे इंडिया के, लेकिन इंडिया आज भी चल रहा है और चलता रहेगा, राइट। तो ये चीजें आपको देखनी होंगी। ये भी गांधी जी का आप कंट्रीब्यूशन मान सकते हो। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन। ठीक है, लंदन में हुई। गांधी जी गए 1931 में। तो पहली कब हुई? 1930 में। अब 1931 आ गया है। गांधी जी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट करा। However, his claims that his party represented all of India came under challenge from three parties। गांधी जी ने बोला कि कांग्रेस पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसा बोला गांधी जी ने। और सामने बैठे हुए थे मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव, है ना, और भी पार्टीज के। तो जिसमें अब उन्होंने क्या बोला, तो इस बात पे चैलेंज कर दिया सामने वालों ने कि आप कैसे कह सकते हो कि आप पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो। गांधी जी को ये बोला मुस्लिम लीग ने। All of which came under the challenge from three parties from the Muslim League, which claimed to stand for the interest of the Muslim minority। मुस्लिम लीग ने बोला कि पूरे भारत के जो मुसलमान है ना, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात मुस्लिम लीग ने बोली। फ्रॉम द प्रिंसेस, प्रिंसेस का मतलब है प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स क्या है, मैं समझाते हुए आ रहा हूँ, फिर से रिपीट कर दूं। 500 से ज्यादा भारत में प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक है, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद,
ये कश्मीर हो गया है ना, ये सब स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स, प्रोविंसेस से बाहर। यहाँ पे नवाब राजा वगैरह रूल किया करते थे। और आप कह सकते हो कि ये अंग्रेजों के चमचे थे वो, मतलब अंग्रेज जो कहेंगे वही फाइनली होता था, लेकिन वो नवाब वगैरह थे। नवाब, और उनसे कह सकते हो कि ठीक है, उनके पास कुछ कुछ पावर्स होती थी, अंग्रेज भी उनको सुनते थे, लेकिन फाइनल डिसीजन मेकिंग सारी की सारी अंग्रेजों के हाथ में थी। ये बात हो गई। तो चमचा थोड़ा वर्ड डेरोगेटरी वर्ड है, मैं थोड़ा सा लेके समझा रहा हूँ, है ना। अब काइंड ऑफ ये है कि अगर अंग्रेजों की नहीं मानोगे तो वो राजा को हटाने की पावर भी रखते थे अंग्रेज, लेकिन दोनों ने साथ में कोलिब्रेशन करा है ना। तो उसमें चलो इतना नहीं जाते, लेकिन आई होप आपको प्रिंसेस का मतलब समझ में आ गया। प्रिंसेस का कहने का मतलब था हु क्लेम्ड दैट द कांग्रेस हैड नो स्टेक इन देयर टेरिटरीज। तो आ गए जूनागढ़ वाले, ऐसे ही आ गए कश्मीर वाले, ऐसी 500 से ज्यादा थे। तो कांग्रेस कौन है? कांग्रेस की तो हमारे में वो बिल्डिंग भी नहीं है हमारे यहाँ पे, कांग्रेस का ऑफिस भी नहीं है। ठीक है, तो कांग्रेस है कौन? ठीक है, आपको ये चीज दिखेगी दोस्तों, जब क्विट इंडिया मूवमेंट आएगा ना 1942 में, तो प्रिंसेस ये नहीं बोल पाएंगे। 1942 तक गांधी जी के जो स्टेप्स थे, राइट, उससे ये हुआ कि गांधी जी और बाकी सब लीडर्स जो हमारे बाकी मेरी पार्टियां, कि प्रिंसली स्टेट्स में भी कांग्रेस का अच्छा खासा पकड़ थी। कांग्रेस का पकड़ का मतलब दोस्तों एक समझो बात, कि कांग्रेस की पकड़ मतलब नेशनलिज्म का फीलिंग, ये भारतीयों की पकड़, राइट, ऐसे समझ लेते हैं। एंड जो तीसरे बंदे आए उन्होंने तो मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, आप कह सकते हो पूरी पिक्चर ही गांधी जी से कैप्चर कर ली है ना। जो तीसरे बंदे हैं जिन्होंने चैलेंज करा, सबसे पहले मुस्लिम लीग ने, सेकंड नंबर पे प्रिंसेस ने, तीसरा बंदा कौन है? तीसरे बंदे वही हैं जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काफी रोल बड़ा प्ले करा, लेकिन गांधी जी की यहाँ पे थोड़ी सी चलने नहीं दी है ना, चलने नहीं दी, और थोड़ी सी बेइज्जती भी हमारी, सही बताओ। From the brilliant lawyer and thinker B.R. Ambedkar, who argued that Gandhiji and Congress did not really represent the lowest caste. तो एक क्वेश्चन वैसे आप भी सोच सकते हो कि क्या कांग्रेस सच में लोअर कास्ट को रिप्रेजेंट करता है? क्या कांग्रेस मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है? क्या कांग्रेस प्रिंसेस को रिप्रेजेंट करता है? मेरे से आप पूछो, वैसे तो सबका अपना अपना व्यू है, तो मुस्लिम्स को तो रिप्रेजेंट करता है कांग्रेस, क्योंकि काफी ज्यादा मुस्लिम थे और मुस्लिम सपोर्ट भी करते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रिंसेस और लोएस्ट कास्ट को इतना सपोर्ट कांग्रेस का था इस टाइम में। स्पेशली लोअर कास्ट के तो लोग ही नहीं है कांग्रेस में, सब अपर कास्ट के लोग हैं, है ना। और प्लेसेस में तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो वो चीज भी आपको थोड़ी सी समझनी होगी। मतलब ये मेरा पॉइंट ये है, जैसे वुमेन है, यहाँ पे अब देखो वुमेन का तो कोई रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस में वुमेन है ही कितनी, लिमिटेड है, इतनी कम क्यों है? सिर्फ 3 प्रेसिडेंट बनी कांग्रेस की, है ना, आजादी से पहले वुमेन, तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन भी बहुत कम था, तो वुमेन को कौन सा कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है? ये वाला पॉइंट भी आप कह सकते हो, है ना। उसमें लेकिन आप देखोगे कि इन सब चीजों में गांधी जी का रोल काफी सुप्रीम आपको दिखेगा। अनटचेबिलिटी की बात करते थे गांधी जी, मुस्लिम्स के हमेशा साथ में रहते थे। और आप देखोगे कि प्रिंसली स्टेट्स में भी गांधी जी ने जब वो डांडी मार्च करा या कहीं पे भी वो जाते थे, तो प्रिंसली स्टेट्स में भी लोगों को मोटिवेट वगैरह करते थे, और नेशनलिज्म की फीलिंग आपको दिखेगी, काफी ज्यादा आएगी, राइट। ये देखो, मैंने आपको जब गांधी जी के बारे में चैप्टर बताया था, तो मैंने बताया था मेकिंग ऑफ इंडिया में गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है। ये रोल बस नहीं है कि हाँ आजादी मिल गई, वो मिल गई, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन तीनों ने मिलके अच्छी खासी गांधी जी की, कांग्रेस की चलने नहीं दी ज्यादा, और बी आर अम्बेडकर ने तो मतलब आप समझ लो कि अ, आप कह सकते हो ना शो स्टॉपर, मतलब ऐसा काम करा कि किसी की कुछ चली ही नहीं। कॉन्फ्रेंस इन लंदन वो जो थी पूरी इनकन्क्लूसिव थी, अंग्रेज भी थोड़ा सा ऐसे ही चाहते थे। सो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एंड रिज्यूम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये शायद थोड़ा सा अजीब सा स्टेप हो गया था, नहीं, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म करा, तो गांधी जी की किसी ने सुनी नहीं, अंग्रेज, है ना, वह ब्रिटेन में वापस आके फिर से स्टार्ट कर दिया। अब ऐसे फिर से स्टार्ट करोगे तो इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा तो होगा नहीं, तो उसका आपको दिखेगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब फिर से शुरू करा, तो ज्यादा इम्पैक्ट भी आपको दिखेगा नहीं। न्यू वॉइसरॉय जो है लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है, वॉइसरॉय बदल गए हैं, वाज डीपली अनसिंपैथेटिक टू द इंडियन लीडर। तो हमेशा वॉइसरॉय जो होता था उसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता था। मैं आपको पहले ही बताते हुए आ रहा हूँ कि वॉइसरॉय को आप प्राइम मिनिस्टर की तरफ समझ सकते हो भारत के, बल्कि उनसे भी थोड़ी सी ज्यादा पावर ही होती थी वॉइसरॉय के पास। तो इन अ प्राइवेट लेटर टू हिज सिस्टर वेलिंगटन, देखो क्या बोलते हैं, मैं ये जल्दी जल्दी रीड करूंगा, ज्यादा यहाँ पे नहीं। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इफ इट वाज नॉट फॉर गांधी। तो ऐसे बोल रहे हैं भाई। एट द बॉटम ऑफ एवरी मूव ही मेक्स विच ही ऑलवेज से इज इंस्पायर्ड बाय गॉड। तो गांधी जी थोड़े से स्मार्ट भी थे, मतलब आप थोड़ा देखो ना, वो थोड़े, ही वाज आल्सो पॉलिटिशियन, है ना, विच इज नॉट बैड, विच इज नॉट, मतलब उसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ही वाज लाइक दिस, मतलब वो डिसीजन लेते थे, बोलते थे गॉड ने बोला है। वंस डिस्कवर द पॉलिटिकल मैन्यूवर, है ना। तो
मतलब आप समझ लो कि कुछ भी बोल दिया फिर गॉड को ले आया वहाँ पे, है ना। जैसे मतलब काफी बार आपने भी देखा होगा हमारे लीडर्स, हमारे नहीं मतलब पूरे वर्ल्ड, मतलब ये नहीं कि इंडिया के लीडर्स, आजकल के भी आपके लीडर्स दिखते होंगे कि कोई भी चीज हुई गॉड को ले आते हैं बीच में। तो गांधी जी तब तब वो भी यही कर रहे थे, तो भाई पॉलिटिशियन तो गांधी जी भी आपको दिखेंगे डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने ज्यादा पॉलिटिक्स वगैरह में पार्ट लिया नहीं। आई सी द अमेरिकन प्रेस इज सेइंग व्हाट अ वंडरफुल मैन ही इज। ये कौन लिख रहा है, लेटर लिख रहे हैं विलिंगटन अपनी सिस्टर को। But the fact is that we live in the midst of very unpractical, mystical, and superstitious folk who look upon Gandhi as something holy. But the fact is that we live in the midst of a very unpractical, mystical, and superstitious folk who look upon Gandhi as something holy. तो ये आपको दिखेगा कि मतलब गांधी जी को लोग गॉड समझते हैं, ये समझते हैं, लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा सा सब पे क्वेश्चन कर रहे हैं वो कि हमारा वर्ल्ड ही ऐसा है, लोग ऐसे हैं जो अ, गांधी जी को ऐसे समझते हैं। तो गांधी जी को ज्यादा कुछ ज्यादा इंप्रेसिव आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ज्यादा इंप्रेसिव नजरों से नहीं देखते। और यहाँ ये ऊपर दोस्तों सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है नवंबर 1931 में। महात्मा गांधी अपोज द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर लोअर कास्ट। He believed that this would prevent their integration into mainstream society and permanently segregate them from the other caste Hindus। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैंने आप दोस्तों बनाया है इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करी है दोस्तों, कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या था, उस पर बी आर अम्बेडकर का व्यू क्या था। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दोस्तों क्या हुआ, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो मैंने अगले लेक्चर में फिर से बताया हुआ है, लेकिन सिंस फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज जो थे वो लोअर कास्ट या डिप्रेस क्लासेस को, डीसी लिखते रहो, डिप्रेस क्लासेस, ठीक है, लोअर कास्ट वगैरह वर्ड यूज मत करना, डिप्रेस क्लासेस लिख के आना। और तो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे रहे थे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब ये होता है कि अगर मैंने 100 सीट्स रिजर्व कर दी 500 में से, तो इन 100 सीट्स के लिए सिर्फ डिप्रेस क्लासेस ही वोट कर पाएंगी। तो ये 100 सीट्स डिप्रेस क्लासेस के लिए हैं, और डिप्रेस क्लासेस ही इनके लिए वोट कर पाएंगे। इसका मतलब होता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। और इसके लिए डिटेल वीडियो और अगर जानना है तो नेक्स्ट वीडियो देख लो। और साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और समझ लो कि गांधी जी इस पर्सपेक्टिव के बिल्कुल अगेंस्ट थे। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर आपने डिप्रेस क्लासेस को ऐसे ट्रीट करा, तो मैं पहले बता दूं कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स 1909 में मिल चुका है। इसकी वजह से क्या हुआ, मुसलमान पूरी तरीके से अलग हो गए हिंदू से। हिंदू मुस्लिम जो भाई भाई हुआ करते थे, कभी भाई भाई नहीं हो पाएंगे 1909 के बाद। ऐसे ही अगर डिप्रेस क्लासेस को भी अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल जाता, तो वो ऐसा भी पॉसिबिलिटी थी कि उनका सेपरेट रिलीजन बन जाता। ठीक है, डिप्रेस क्लासेस का सेपरेट रिलीजन बन जाता। अगर सेपरेट रिलीजन बन जाता तो उनको पूरी दुनिया में सिर्फ यही बोलते कि ये तो अनटचेबल है, दलित है, ये वो है, डेरोगेटरी नाम देते। तो तो गांधी जी पूरे इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, आपको मैंने और चीजें इसके लिए जो है कि गांधी जी इसके अगेंस्ट क्यों थे, इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना रखी है। अम्बेडकर जो थे वो इसके बिल्कुल साथ थे, बोलते ऐसे ही होना चाहिए कि 100 सीट्स सेपरेट इलेक्टोरेट्स देना चाहिए डिप्रेस क्लासेस को। तो अम्बेडकर का क्या व्यू है, ये मैंने यहाँ ये इस बॉक्स में लिखा है, इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑफ डिप्रेस क्लासेस की वजह से ये जो दोस्तों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड थी, ये फ्लॉप हो गई। अम्बेडकर के आर्ग्यूमेंट बहुत स्ट्रांग थे और वो माने नहीं। ठीक है, गांधी जी की बात माने नहीं। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और 1935 में आ जाते हैं। 1932 में न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रॉमिस सम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि लोग रिप्रेजेंट करते हैं सरकार को, है ना। 2 years later in an election held on the basis of a restricted franchise। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ फाइनली, जो यहाँ पे डिटेल में लिखा नहीं हो, वैसे तो पढ़ाया जाता है कि 1935 एक्ट की बातें, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है ये दोस्तों, आखिरी एक्ट है जो अंग्रेजों ने पास करा था। इसके बाद कोई एक्ट पास नहीं करेंगे वो। तो है क्या 1935 एक्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं भारत के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे एक्ट पास करे 1909 में, 1919 में। ठीक है, ये मॉर्ले मिंटो एक्ट बोला जाता है 1909, ये मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट बोला जाता है 1919। ऐसे 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पास करे इन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन में भारत का क्या होगा, क्या चीजें चलेंगी, कैसे चलेंगी, ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो 1935 एक्ट में काफी सारी चीजें आती हैं, और उसमें से एक चीज जो आती है वो ये है कि प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी दी गई। ठीक है, प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी दी गई, इसकी बात मैंने पहले भी करी थी लेक्चर में शुरू में। तो मतलब ये है कि प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि लोग वोट करेंगे, इलेक्ट होंगे लीडर्स, और वो अपना शासन करेंगे प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस मतलब स्टेट ही समझ सकते हो आप। ठीक है, पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, यही रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब है।
और भी चीजें थी 1935 एक्ट में, मैं नहीं जा रहा, जैसे रेसिड्यूरी पावर वॉइसरॉय के हाथ में थी, वो सब चीजें थी, वो सेंसस बुक में लिखा नहीं हुआ तो मैं नहीं जाऊंगा उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब 1937 में दोस्तों इलेक्शन हुए, 1907, तो इलेक्शन किस बेसिस पे हुआ? 1935 एक्ट के बेसिस पे हुआ है। जैसे आजकल जो इलेक्शन होते हैं दोस्तों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया है उसके बेसिस पे होते हैं, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ 1937 के जो इलेक्शन हुए वो 1935 एक्ट के बेसिस पे हुए। तो 2 साल बाद 1937 में इलेक्शन हुए। इन इलेक्शन हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज, इसका मतलब ये है, अभी देखो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है भारत में, अभी अभी राइट नाउ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी वोट दे सकता है जो भी 18 साल से बड़ा है। एक उम्र फिक्स कर दी जाती है और बोलते हैं जो भी इससे बड़ा है उसको वोट कर सकता है। आज़ादी के बाद आई थिंक ये एज 21 थी, और फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, उसके बेसिस पे ये एक्ट 18 कर दी। तो आज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है भारत में। इसका मतलब ये है कि कोई भी वोट कर सकता है जो भी 18 साल से बड़ा है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, अडल्ट फ्रेंचाइज यूनिवर्सल मतलब सब, सबका अधिकार है वोट करने का। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज, का मतलब ये है कि कुछ कुछ बेसिस पे राइट्स दिए गए लोगों को कि आप वोट कर सकते हो। जैसे कुछ कुछ राइट्स ऐसे दिए गए थे कि आपकी प्रॉपर्टी इतनी होनी चाहिए, आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, ये सब बेसिस पे राइट देते थे। अंग्रेज तो सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन कुछ लोगों को वोट करने का अधिकार था। ठीक है, तो वो मिला। कांग्रेस जो है वो अच्छी खासी तरीके से जीती। 11 प्रोविंसेस थे भारत में, 11 प्रोविंसेस, समझने की कोशिश करो, 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स हैं और 11 प्रोविंसेस है। प्रोविंसेस जैसे मद्रास, बॉम्बे, और क्या हो गया, और हो गया मद्रास, बॉम्बे, बंगाल। मैंने तो इजी इजी लिख दिया, बाकी 8 जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखो आप। ठीक है, तो मैं टफ चीज़ आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो 11 प्रोविंसेस जो थे इस टाइम में, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, पढ़ना जरूरी होता है दोस्तों। भले ही मैं तो ये भी कहूंगा मैप बना दो, मतलब मैप कमेंट सेक्शन में तो बना नहीं सकते, अपने घर में मैप बना दो और चिपका दो। उसके बाद जब आप ये लिख दोगे ना कमेंट सेक्शन में, दूसरा क्वेश्चन फिर ये आ गया कि 11 में से कौन सी वो 8 थी जिसमें कांग्रेस जीती। ठीक है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग दोस्तों क्या बढ़ेगी कि मुस्लिम लीग की कितनी इंपॉर्टेंस है और कौन कौन से रीजन है जहाँ कांग्रेस की पकड़ नहीं है। देखिए, जिन रीजन्स में आपको दिखेगा ना कांग्रेस की पकड़ नहीं है, उसमें प्रॉब्लम आपको दिख जाएगी कि 1947 में वो वाली जगह हमें मिलने नहीं वाली। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो कांग्रेस अगर ये रियलाइज कर जाती कि इन 8 में से जो 3 स्टेट्स हैं जहां हमारी पावर नहीं आ रही है, अगर उन स्टेट्स में हम फोकस करते तो शायद 1947 में देश का बंटवारा ना हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और एक और चीज आप यहाँ पे समझ रहे हैं, ये जो बाकी 3 स्टेट्स है ना, इसका मतलब ये नहीं है उन 3 स्टेट्स में मुस्लिम लीग की पावर है इस टाइम में, इस टाइम में। ठीक है, 1937 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग की खूब पिटाई हुई थी। जिन्ना को आप कह सकते हो एक काइंड ऑफ एक थप्पड़ पड़ा था, उनको एक सदमा पहुंचा था। ठीक है, अब इलेक्शन जब 1946 के होंगे, जो आप आगे देखोगे वहां पे चीजें आपको बदली हुई दिखेंगी। ठीक है, और आप वहां से थोड़ा सा समझ पाओगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आप ये समझ पाओगे कि हाँ, हम थोड़ा सा पार्टीशन की तरफ जा रहे हैं। तो 8 में से 11 प्रोविंसेस हैड अ कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। तो देख रहे हो, कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर का मतलब है स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है ना, उसको प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नर। तो ब्रिटिश गवर्नर मतलब जैसे आज गवर्नर होता है वैसे गवर्नर, लेकिन इसके पास पावर हुआ करती थी। पावर मतलब इसे इलेक्ट जो थे, इलेक्ट जो थे पहले तो वही किया करते थे, अंग्रेजी इलेक्ट किया करते थे, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि सेंटर में भी पावर कांग्रेस की है। सेंटर में पावर जो है वो अभी भी ब्रिटिशर्स की अच्छी खासी पकड़ है। ठीक है, उन्होंने वो पावर्स इंडियंस को नहीं दी थी। तो समझ में आता होगा आपको ये सेंटर और स्टेट चीज़ें भी ना, क्वालिटी वाली बातें, लेकिन आई थिंक ये बेसिक है तो आता होगा। समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सितंबर 1939 में 2 साल बाद क्या हुआ, तो कांग्रेस ने 2 साल बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने ये लोगों को दिखा दिया कि लिमिटेड पावर्स के साथ ही हम काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स करे, दंगे रुकवाए, है ना, अ, जो एक मनी का नशा होता है वो अपने पे चढ़ने नहीं दिया, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करे, ये सब आपको चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, 2 साल अच्छा काम करा, लेकिन 1929 में, 1929 नहीं, 39 में, 1939 सितंबर में
कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज जो थी 8 की 8 सब ने रिजाइन कर दिया। ठीक है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई है। वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेज भारत को ले गए कि आप भी वर्ल्ड वॉर 2 में पार्ट ले रहे हो हमारे साथ अगेंस्ट जर्मनी, जापान एंड इटली। क्यों? क्योंकि आप हमारी कॉलोनी हो। तो इस ये सुन के कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा कि हमसे बिना पूछे इन्होंने हमें वर्ल्ड वॉर 2 में पार्ट बना लिया और जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं ये कह के कि वो फासिस्ट है और खुद ही फासिस्ट है। तो ठीक है, खुद ही फासिस्ट है, हमारे पे रूल करके बैठे हैं। वैसे फासिस्ट आजकल काफी वर्ड यूज होता है ना, आपने डिस्कशन वगैरह देखे होंगे। वैसे फासिज्म का मतलब क्या होता है, ये मुझे कोई कमेंट सेक्शन में समझा दे। ये सब चीजें हमें समझनी चाहिए। तो 2 साल बाद कांग्रेस मिनिस्ट्रीज अज्यूम्ड ऑफिस, सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू had both been strongly critical of Hitler and the Nazis। तो यहाँ समझने की कोशिश करो कि इंडियंस ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ, जो जर्मनी कर रहा है, जापान कर रहा है, इटली कर रहा है, वो सही नहीं है। ठीक है। तो वो अंग्रेजों के साथ थे। लेकिन अकॉर्डिंगली, लेकिन वो उनका ये भी पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें ब्रिटिशर्स भी कुछ ना कुछ कहें, अश्योरेंस दे कि हमें भी आज़ादी मिलेगी, तब हम आपका साथ देंगे वर्ल्ड वॉर 2 में, अदरवाइज हम क्यों साथ दें। तो आप यहाँ पे एक और चीज देखिए कि सिंस महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू सपोर्टर्स थे, मतलब आप कह सकते हो कि अगेंस्ट थे, क्रिटिकल थे ऑफ हिटलर एक्शंस, कि वो जो करना चाह रहे थे हिटलर, इसलिए उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंगली दे प्रॉमिस कांग्रेस सपोर्ट टू द वार एफर्ट। लेकिन लेकिन इफ लिखा हुआ है, इफ ब्रिटिश इन रिटर्न प्रॉमिस टू ग्रांट इंडियन इंडिपेंडेंस वंस हॉस्टिलिटीज एंड। तो आई होप मैंने जो आपको समझाया वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सिंपल शब्दों में ये कहा कांग्रेस ने कि हाँ, हम आपके साथ हैं, जो हिटलर कर रहा है बिल्कुल गलत है, लेकिन आप में हमें एश्योरेंस दो कि जब ये वॉर खत्म होगी तो हमें आप इस बात को आप समझ सकते हो। अंग्रेजों ने नहीं माना। द ऑफर वाज रिफ्यूज्ड इन प्रोटेस्ट, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन अक्टूबर 39। ठीक है, रिजाइन कर दिया। Through 1940 and 41, the Congress organized a series of individual suffragettes to pressurize the rulers to promise freedom once the war had ended। तो विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह में पार्ट लिया था। इंडिविजुअल सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह कर रहा हूँ, हर आदमी अपना अपना सत्याग्रह कर रहा है, मतलब ज्वाइंट नहीं कर रहे, सब अपना अपना सत्याग्रह कर रहे हैं। ऐसे इंडिविजुअल सत्याग्रह में आपको काफी ज्यादा लोग दिखेंगे जिन्होंने पार्ट लिया था। ठीक है, या पिक्चर्स भी पढ़ लेते हैं साथ साथ, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। महात्मा गांधी एंड राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, ऑन देयर वे टू मॉब मीटिंग विद लॉर्ड लिनलिथ तो वेलिंगटन चले गए, लॉर्ड लिनलिथ को आ गए 1939 में। In the meeting, the nature of India's involvement in the war was discussed. When negotiations with the Viceroy broke out, तो कांग्रेस की आपकी मिनिस्ट्रीज दिखेगा वो रिजाइन कर दें। सॉरी फॉर दिस। और यहाँ देखो, महात्मा गांधी क्रिप्स के साथ घूम रहे हैं, फोटो देख के लग रहा है दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं। तो गांधी जी थोड़ा सा जॉली कैरेक्टर के भी थे दोस्तों, ये समझना होगा। सेंस ऑफ ह्यूमर काफी काफी अच्छा दिखेगा जब आप उनकी बुक पढ़ोगे, सच एज माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो आपको दिखेगा काफी अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के थे। तो गांधी जी क्या भी करते थे, सेंस ऑफ ह्यूमर इंसान को बढ़िया होना चाहिए। देख के नहीं लगता ऐसा, लेकिन असली में ऐसे वो इंसान थे। ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर वगैरह अच्छा था, तो हंसी मजाक जोक वगैरह करते रहते थे। सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 1940 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने अपने असली रंग दिखाना शुरू करेगी यहाँ पे। तो देखो साइड में एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, मुस्लिम लीग इतना गुस्सा जो हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है 1937 के इलेक्शन में वो जीती नहीं, और कांग्रेस ने बोल दिया कि मुस्लिम लीग तो नालायक है, उसको तो देश के लोग भी साथ नहीं देते, बल्कि उनको तो मुस्लिम्स भी साथ नहीं देते। ये कांग्रेस ने सीधे सीधे मुस्लिम लीग को बोल दिया, और जिन्ना से तो मिलने से मना कर दिया। पटेल, नेहरू, है ना, इन सब साहब ने तो दिल पे ले लिया जिन्ना ने। तो आपको दिखेगा कि मुस्लिम लीग की एक्टिविटीज ना इस टाइम में बहुत तेज हो जाएंगी। उनको अब आज़ादी से कुछ नहीं लेने देते, उनको पहले तो बंटवारा करो फिर आज़ादी दो। तो वो आपको दिखेगा चीज़ें। मीनवाइल 1940, लेकिन एक चीज समझना, 1946 इवन 40 अर्ली 47 तक ये क्लैरिटी नहीं थी कि देश दो पार्ट्स में बटेगा या नहीं बटेगा। ठीक है, तो हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ट्राई अपना बेस्ट कर रही है, लेकिन ऐसा कोई चांसेस नहीं थे। ठीक है, अभी बंटवारे के उसके अलग रीजन थे, वो तो पार्टीशन के चैप्टर में ही देखेंगे। मीनवाइल 1940 में मुस्लिम लीग पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग अ मेजर ऑफ ऑटोनॉमी फॉर द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे वर्ड भी आप अगर आप देखो ना, तो वो ऑटोनॉमी मांग रहे हैं। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी का क्या मतलब है? ऑटोनॉमी तो आजकल ये हमारे जो स्टेट्स हैं इनके पास भी ऑटोनॉमी है।
राइट। तो ऐसा हो सकता था कि शायद इंडिया पाकिस्तान एक देश होते, लेकिन ठीक है, वहाँ पे उनकी अपनी सरकार होती, मे बी कॉन्स्टिट्यूशन भी डिफरेंट होता, लेकिन देश एक ही होते। एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन होता, उनका शायद अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, ऐसे मतलब हो सकते थे और भी जो आइडियाज थे, हुआ कुछ और। Political landscape was now becoming complicated. It was no longer Indians versus the British. ये important है दोस्तों. Rather, it had become a three-way struggle between the Congress, Muslim League, and the British. Right? और British ने थोड़ा सा फायदा भी उठाया. At this time, British had an all-party government whose labor members were sympathetic to the Indian aspirations. तो इस टाइम में जो थे, ब्रिटेन हैड एन ऑल पार्टी गवर्नमेंट. ऑल पार्टी गवर्नमेंट का मतलब समझ सकते हैं ना, मतलब मिली जुली सरकार है ना, बहु तो किसी एक पार्टी का बहुमत नहीं है, तो सब पार्टीज मिलके बनी है. हुज लेबर मेंबर्स वर सिंपैथेटिक टू द इंडियन एस्पिरेशन बट हुज कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर कंजर्वेटिव है. समझ सकते हैं ना आप, जैसे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार थी वो भी आप कह सकते हो ऑल पार्टी गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट व्यूज के लोग थे, सब साथ जुड़े थे, है ना. तो लेबर मेंबर्स आपको दिखेगा कि सिंपैथेटिक रहेंगे, लेकिन कंजर्वेटिव नहीं रहेंगे. विंस्टन चर्चिल तो गांधी जी को नंगा फकीर बोला करते थे, ठीक है. तो विंस्टन चर्चिल वाज डाई हार्ड इंपीरियलिस्ट हु इंसिस्टेड दैट ही हैड नॉट बीन अपॉइंटेड द किंग्स फर्स्ट मिनिस्टर इन ऑर्डर टू डिसाइड ओवर द लिक्विडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. तो वो कहते थे ब्रिटिश एम्पायर तो मैं नहीं टूटने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए. यहाँ पे वर्ड लिखे फर्स्ट, फर्स्ट मिनिस्टर. तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, वो फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाता है, ठीक है. तो किंग्स फर्स्ट मिनिस्टर, ठीक है. तो ये भी एक चीज है. तो वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होता, वहाँ पे क्वीन, क्वीन और किंग आप कह सकते हो, वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है, मोनार्कियल कॉन्सेप्ट है. तो वहाँ प्रेसिडेंट नहीं होता, मोनार्की अभी भी है, ठीक है. इन द स्प्रिंग ऑफ 1942 चर्चिल वाज परsuaded टू सेंड वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स, जिनका नाम है सर स्टैफर्ड क्रिप्स. इसी को बोला जाता है क्रिप्स मिशन भारत आया. कौन है क्रिप्स मिशन? क्यों? क्योंकि स्टैफर्ड क्रिप्स आए थे. क्रिप्स मिशन वन मैन मिशन, एक बंदा था, और ये जो बंदे आपको दिख रहे हैं क्रिप्स ही हैं, ठीक है. सर स्टैफर्ड क्रिप्स टू इन, तो चर्चिल ने अपने एक मिनिस्टर को भेजा इंडिया, टू इंडिया टू ट्राई एंड फोर्ज अ कॉम्प्रोमाइज विद गांधी एंड द कांग्रेस. अब आप बोलोगे कि चर्चिल जब इतना बदमाश आदमी है तो क्यों भेज रहा है भाई इंडिया वो. देखिए इस टाइम में 1942 में क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स पे काफी ज्यादा प्रेशर था. जापान जर्मनी ने हवा निकाल दी थी ब्रिटिशर्स की इस टाइम में, और आप समझ सकते हो कि बर्मा तक आ गए थे जापान वाले. तो नेक्स्ट टारगेट इंडिया हो सकता है. ऊपर से सुभाष चंद्र बोस भी काफी ज्यादा एक्ट कर रहे थे, स्ट्रांगली एक्ट कर रहे थे. तो लग रहा था कि शायद इंडिया पे कब्जा कर ले, इंडिया हाथ से निकल जाएंगे ब्रिटिशर्स. मतलब आजादी देने का नौबत ही क्या है, जापान, जापान ले लेगा, है ना. अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप में तो आपने देखा होगा पहुंच भी गया था जापान, है ना. तो ये सिचुएशन एक, साथ साथ सोशलिज्म का प्रेशर था इस टाइम में. तो मैं आपको बता दूं इस टाइम में यूएसएसआर बन चुका था. वैसे तो वो 1917 में ही बन गया था, लेकिन बहुत ही बड़ी पावर हो चुकी थी 1942 तक. यूएसए भी था साथ में. यूएसए डेमोक्रेटिक आइडियाज लेके आता था, डेमोक्रेटिक आइडियाज, ह्यूमैनिटेरियन आइडियाज, है ना. उसके साथ साथ फिर साथ साथ में यूएसएसआर था जो सोशलिज्म वगैरह की बातें फैलाता था. यूएसए और यूएसएसआर की ज्यादा बनती नहीं थी. तो ब्रिटेन जो था वो यही था, आप कह सकते हो वो यूएसए के साइड ही आप कह सकते हो. वो एक, मतलब एक ही बास्केट में थे दोनों, एक ही तरीके की बातें करते थे, ह्यूमन राइट्स और कैपिटलिज्म, ये सब बातें करा करते थे, ठीक है. कैपिटलिस्ट थे ये जो थे, ये कैपिटलिस्ट है ब्रिटेन. यूएसए, यूएसए का जो है वो लेफ्ट माइंड सेट के हैं, कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं. तो ब्रिटेन पे प्रेशर था फ्रॉम यूएसए एंड यूएसएसआर की, करो दोनों का व्यू तो ये सेम था, यूएसए और यूएसएसआर का, कि कंट्रीज को आज़ादी मिलनी चाहिए पूरी दुनिया में. इन दोनों का व्यू था, ठीक है. तो ब्रिटेन को कुछ ना कुछ करना था. तो ये सब रीजंस, ये सब मेन रीजंस बने जिसकी वजह से चर्चिल वाज फोर्स्ड टू सेंड सर स्टैफर्ड क्रिप्स टू इंडिया. और टॉक्स हुई, बट दे ब्रोक आउट, सक्सेसफुल नहीं रह पाई, क्योंकि अगेन मुस्लिम लीग ने बोला भाई हमें तो पहले वो दो, पाकिस्तान दो, ऐसा कुछ अपना ऑटोनॉमी करके कोई रीजन दो. कांग्रेस ने बोला हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस का वायदा करो. और आप देखो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चर्चिल नहीं देंगे, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है. कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, और कुछ थोड़ा सा सोच सकते हैं, मे बी डोमिनियन स्टेटस का सोच सकते हैं, मे बी हम आपके लिए कुछ
रिफॉर्म्स करेंगे, सारे के सारे जो मिनिस्टर्स होंगे, हेड होंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर्स होंगे वो सब आपको बना देंगे। लेकिन अभी कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स बोले क्रिप्स मिशन में। और क्या क्रिप्स मिशन की बात है ये मैं इस बुक में नहीं बता रहा, लेकिन मेन बात आप समझ रहे होगे। मेन बात ये है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस कांग्रेस को चाहिए थी, जो देने से मना कर दिया। साथ साथ में मुस्लिम लीग की तो अपनी डिमांड थी, जिसने जिसने मैटर को और कॉम्प्लेक्स कर दिया। मुस्लिम लीग तो किसी चीज में मान ही नहीं रही थी, वो बोल रही थी पहले पाकिस्तान की बात करो, पहले किसी ऑटोनॉमस रीजन की बात करो, तब दूसरी बातें करना शुरू करो। तो इन रीजन की वजह से टॉक्स ब्रोक आउट। However, after the Congress insisted that if it was to help the British defend India from the Axis power का मतलब है, बर्लिन नहीं, थोड़ा सा और बता देता हूँ। जर्मनी, इटली और जापान, ये कहा करते थे बर्लिन से लेके टोक्यो तक एक्सिस बनेगी और हम पूरे दुनिया पे कब्जा कर लेंगे, इसलिए एक्सिस पावर थोड़ा सा वर्ड आपको ठीक है। जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी और जापान में मिलिट्री लीडर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, थोड़ा सा नाम याद आता नहीं है, वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है। एक जापान ने अपनी हिस्ट्री काफी ज्यादा डिलीट ही करी है, ठीक है, पढ़ाते नहीं है जापानीज अपनी हिस्ट्री में ये सब चीजें। एनीवेज उसमें नहीं जाते। तो एक्सिस पावर्स का आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि जर्मनी इटली जापान जो है वो एक्सिस पावर है। क्या हुआ कि however after the Congress insisted that if it was to help the British defend India from the Axis power, then the Viceroy had first to appoint an Indian as the defense member of his executive council. तो आप कह सकते हो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब क्या है यार, ये समझ नहीं आ रहा, आप में से कोई मेरे से ये पूछ सकते हो। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब ये आप सिंपली समझ लो, जैसे मिनिस्टर्स हो जाते हैं ना आज, वो हो गए। तो देखो, प्राइम मिनिस्टर को हम मान लेते हैं इक्विवेलेंट वॉइसरॉय के, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट है ना, वो कह सकते हो आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय जो हुआ करती थी उस टाइम में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जनरली कैबिनेट जो होती है वो, उसमें क्या क्या मिनिस्टर्स होते हैं, मेन मिनिस्टर जैसे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, पॉलिटी हम करते हैं। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी ऐसे मेंबर्स हुआ करते थे, जिनके हाथ में पोर्टफोलियो वगैरह हुआ करते थे कि आप भैया डिफेंस संभालो, आप ये संभालो, फाइनेंस संभालो, वो सब संभालो, ये सब चीजें हुआ करती थी। तो कांग्रेस भैया ये बोल रही है कि वॉइस रॉय पहले एक इंडियन को अपॉइंट करे एज द डिफेंस मेंबर ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इस टाइम में सारे के सारे जो मेंबर्स हुआ करते थे ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, सारे मतलब मोस्ट मेंबर्स, ठीक है, मोस्ट नॉट सारे, वो सब अंग्रेज ही हुआ करते थे। और वॉइस रॉय तो खुद अंग्रेज है ना, तो ये चीजें हैं। तो कांग्रेस कह रही है पहले डिफेंस जो मिनिस्टर है, मतलब काइंड ऑफ आप ये बोल रही है कि डिफेंस मिनिस्टर जो आपका होगा ना वो इंडियन बना। तो ये चीजें हैं दोस्तों, इस ये सब बातें मानी नहीं, चली नहीं। और क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हुआ तो क्या होगा, फेल होगा तो इसके बाद आपको दिखेगा दोस्तों कि क्विट इंडिया मूवमेंट आएगा, जिसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप इसको चेक कर लेना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम फिर आगे बढ़ के देखते हैं आज़ादी हमें कैसे मिली। थैंक यू एंड टेक केयर।